दोस्तों, आज हम आपको एक चिड़िया और इंसान के बच्चे की कहानी सुनाने वाले हैं। चिड़िया इंसान के बच्चे की मां कैसे बन गई, आइए सुनते हैं। पुराने जमाने की बात है। वो दौर जब न बिजली का शोर था, न मशीनों का धुआं। गांवों की जिंदगी सीधी सादी मगर अपने अंदर गहरी कहानियों का खजाना समेटे हुए। मिट्टी के कच्चे घर, टीलों पर बने झोपड़े और हर शाम को बहती वह ठंडी हवा जो इंसानों के साथ साथ परिंदों को भी ठंडक देती थी। उसी जमाने में एक बई रहता था, शकील, लकड़ियों का काम करने वाला। दिन भर कुल्हाड़ी और आरी से पेड़ों को काटना, फिर उन लकड़ियों को तराश कर दरवाजे, चौखट, मेज, कुर्सियां और खाने पीने के बर्तन तक बना डालना, यही उसका पेशा था। गांव के लोग उसके काम की तारीफ तो करते, लेकिन उसके गुस्से से डरते भी थे। शकील की बीवी थी समीना, नरम दिल औरत। उसकी जिंदगी का बेहतरीन तोहफा यह था कि अपने शौहर को खुश रखे और अपने घर को आबाद बनाए। शादी को 10 साल गुजर चुके थे, मगर इस 10 साल की उम्र में उनकी जिंदगी पर एक साया सा मंडराता रहा। बेटियों का पैदा होना और शकील का गुस्सा करना। एक के बाद एक 3 बेटियां पैदा हुईं। जहां किसी और औरत के लिए बच्चा चाहे बेटा हो या बेटी, सब अच्छा माना जाता, वहीं शकील के लिए यह सब बोझ था। उसे बेटियों से नफरत थी। हर नई बेटी के जन्म पर वह गुस्से से तिलमिला उठता, समीना को रुसवा करता, उसे ताने देता, तेरी कोख से बेटा क्यों नहीं हुआ? बेटियां ही बेटियां पैदा करके मेरी नाक कटवा दी। समीना रोती मगर जवाब ना देती। उसके लिए बेटी भी आंख का तारा थी। बेटा भी मां की ममता तो बराबर होती है, वह भेदभाव नहीं करती। गांव की औरतें अक्सर उसके घर आकर कहती, अरे बेटियां भी तो औलाद होती हैं। मगर शकील को कोई फर्क ना पड़ता, उसकी आंखों पर जैसे पर्दा पड़ा हो। समीना का दिल साफ था। घर की छत पर रोजाना एक मैना चिड़िया आकर बैठती, लेकिन वो मैना आम चिड़ियों जैसी ना थी। उसका जिस्म किसी बाज जितना बड़ा था। उसके पंख इतने चमकदार कि दूर से भी धूप में चमकते। आंखें गहरी, काली और उनमें अजीब सी सादगी। गांव के बच्चे जब इस मैना को उड़ते देखते तो हैरान रह जाते, मगर समीना के लिए वह जैसे अपनी एक सहेली थी। वो रोज उसे दाना पानी डालती, कभी रोटी के टुकड़े, कभी बाजरे के दाने। चिड़िया भी जैसे उसके गम को समझती हो, छत पर बैठकर मीठी मीठी आवाज में चहचहाती। समीना उसके पास बैठकर दिल की बातें करती। तू तो समझती है ना मुझे, इंसान तो मेरी सुनते नहीं, खासकर मेरा शौहर। मैं ना अपने पंख फड़फड़ाती और गले से हल्की सी आवाज निकालती, जैसे कह रही हो, हाँ मैं हूं तेरे साथ। समय बीता। अब चौथे बच्चे की पैदाइश का वक्त आया। शकील का गुस्सा और भी बढ़ चुका था। उसने समीना को धमकाया, अगर इस बार फिर बेटी हुई ना, तो याद रख उसे भी मार दूंगा और तुझे भी, और साथ में तेरी इन तीनों बेटियों को भी। यह सुनकर समीना का कलेजा कांप उठा। वो तो मां थी, बेटा हो या बेटी किसी को मरते कैसे देख सकती थी। आखिरकार वो अपने मायके चली गई, जैसे हर बार जाती थी। वहां उसकी मां ने उसे ढांढस बंधाया, मगर उसके दिल में डर समाया रहा। और हैरत की बात यह थी कि उस दिन जब समीना अपने मायके की तरफ निकली, तो आसमान में वह मैना चिड़िया भी उसके ऊपर ऊपर उड़ती चली गई, जैसे उसका पीछा कर रही हो। कई हफ्ते गुजरने के बाद एक रात का मंजर सन्नाटा पसरा था। हवाएं तेज थीं। समीना दर्द से कराह रही थी। उसकी मां और घर की औरतें उसके चारों तरफ खड़ी थीं, और उसी रात चौथा बच्चा पैदा हुआ, मगर वो भी बेटी थी। घर के आंगन में जैसे सुनसान साया छा गया। समीना ने अपनी छोटी बच्ची को सीने से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ी। अब मैं क्या करूं? शकील मुझे मार डालेगा। ये छोटी बच्ची किस चीज की सजा भुगतेगी? उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम न लेते। दूसरी तरफ वो मैना चिड़िया घर की छत पर बैठी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वह सब समझ रही हो। रात गहरी होती गई। समीना की मां समझाती रही, बेटी हिम्मत रख, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मगर समीना जानती थी रास्ता नहीं है। उसके कानों में शकील की आवाज गूंजती रही, अगर बेटी हुई तो तुझे और उसे दोनों को मार दूंगा, और तेरी तीनों बेटियों को भी मार दूंगा। उधर छत पर बैठी मैना अपने पंख फड़फड़ाने लगी। उसकी परछाई चांदनी में आंगन तक फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह अब कोई जिम्मेदारी उठाने वाली हो। समीना ने रोते हुए अपनी बच्ची को देखा। नादान चेहरा, आंखें बंद, होठों पर हल्की मुस्कान। उसके दिल में सवाल उठा,
क्या मैं इस बच्ची को बचा पाऊंगी, या यह भी उन बेटियों की तरह मिटा दी जाएगी जिनसे उसका बाप नफरत करता है। रातें गुजर रही थीं, मगर समीना की आंखों में नींद का नामो निशान न था। हर पल यही ख्याल सताता, अगर शकील को मालूम हो गया कि इस बार भी बेटी पैदा हुई है तो क्या होगा। उसके दिल पर जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। पहली 3 बेटियों के लिए शकील का गुस्सा और जुल्म उसने खुद झेले थे, मगर अब चौथी बेटी वो जानती थी, शकील का गुस्सा इस बार पहले से कहीं ज्यादा होगा। उसकी गोदी में छोटी सी बच्ची लेटी थी, इतनी छोटी सी जान जिसकी सांसें भी धड़कन जैसी लग रही थीं। गुलाबी होंठ, नरम त्वचा, आंखें अब तक खुली भी ना थीं। वह बच्ची ऐसे सो रही थी जैसे दुनिया के गम से बेखबर हो। समीना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बच्ची को सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। हर दिन हर पल समीना का डर और बढ़ता जा रहा था। वो अपने शौहर को अच्छे से जानती थी। अगर उसने देख लिया कि बेटी है तो न सिर्फ यह बच्ची, बल्कि घर की बाकी 3 बेटियां और खुद समीना भी उसकी हैवानियत का शिकार हो जाती। उसके दिमाग में खौफनाक तस्वीरें घूमती रहती। 4 बच्चियां किसी कोने में सहमी हुई और शकील कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हो। समीना का बदन कांप उठता। वो अक्सर अपनी मां से कहती, अम्मी मैं क्या करूं, ये बच्ची कैसे बचाऊं। मां आहें भरती और कहती, बेटी सब्र कर, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। एक दिन शाम ढलने लगी। आसमान से सूरज गायब होने लगा। हवा में अजीब सी खामोशी थी। समीना ने अपनी बच्ची को गोद में लिया और घर से निकल पड़ी। उसके कदम भारी थे, दिल टूट रहा था, मगर उसके दिमाग में एक ही रास्ता दिख रहा था। वो सीधे दरिया की तरफ बढ़ी। रास्ते भर उसकी आंखें भीगी रहीं। हर झोंके के साथ उसका आंचल उड़ता और उसकी गोदी में बच्ची सिसकियां भरती। समीना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मगर वह अकेली ना थी। आसमान में ऊपर ऊपर वही मैना चिड़िया उसके साथ साथ उड़ रही थी। उसके पंख शाम की रोशनी में चमक रहे थे। वह बार बार नीचे झुककर समीना की तरफ देखती, जैसे पूछ रही हो, तू कहां जा रही है, ये बच्ची तेरे साथ क्यों है। मगर समीना को कुछ नजर न आया। उसके आंसू उसकी नजरों पर पर्दा बन गए थे। दरिया के किनारे पहुंचकर समीना ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सन्नाटा था, सिर्फ पानी की लहरों की आवाज। उसने पास पड़ी एक टोकरी उठाई, उसमें कपड़े बिछाए और बच्ची को रखा। बच्ची सादगी से मुस्कुराई, जैसे उसे अपनी मां के दर्द का तजुर्बा ना हो। समीना ने कांपते हाथों से टोकरी को पानी में धकेला। टोकरी धीरे धीरे लहरों के साथ बहने लगी। उसका दिल चिल्ला उठा, नहीं, मैं अपनी बच्ची को कैसे छोड़ दूं। उसने 2 कदम पानी में बढ़ाए, मगर फिर रुक गई। अपने आप को समझाया, अगर इसे जिंदा रहना है तो इस दरिया में भी रह लेगी, वरना मेरे शौहर के हाथों मरने से तो अच्छा है कि इसे दरिया में बहा दूं। भारी दिल के साथ समीना पीछे मुड़ी। उसके पांव जैसे जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। हर कदम उसे चीरता हुआ लग रहा था। वह सोच रही थी कि शकील से कह देगी मरा हुआ बच्चा हुआ था। शायद यह झूठ उसके घर की बाकी बेटियों की जान बचा दे। उसके जाने के बाद आसमान में वह मैना चिड़िया पेड़ पर आकर बैठ गई। उसकी काली आंखें उस बहती टोकरी को घूर रही थीं। मैना का दिल भी जैसे बेचैन हो उठा। वह सोच रही थी, क्या मैं औरत के पीछे उड़कर उसके घर लौट जाऊं या इस बच्ची के साथ रहूं। उसने अपनी गर्दन घुमाई, पंख फड़फड़ाए, दरिया में बहती टोकरी को देखा। उसमें लेटी बच्ची अपनी नन्ही उंगलियां हिला रही थी। मैना के दिल में अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई आवाज कह रही हो, यह बच्ची तुझे ही चाहिए, तू ही इसकी मां बन जा। आखिरकार मैना ने फैसला कर लिया। वह पेड़ से उड़कर नीचे आई और टोकरी के ऊपर मंडराने लगी। टोकरी पानी की लहरों के साथ बह रही थी। मैना उसके साथ साथ उड़ती जा रही थी। उसकी नजरें बच्ची पर थीं, कहीं लहर पलट ना दे, कहीं टोकरी डूब ना जाए। दरिया की तेज लहरें अब कहानी की नई मंजिल तय कर रही थीं। समीना अपने घर लौट चुकी थी, मगर उसकी छोटी सी बच्ची अब एक चिड़िया के साथ थी। दरिया के किनारे छोटी बच्ची को टोकरी में बहाकर भेज देने के बाद समीना का सीना जैसे किसी ने चीर कर रख दिया हो। उसके कदम भारी थे। वो मुड़ मुड़ कर देखना चाहती थी, मगर खुद को जबरन रोके रही। उसके दिल में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, अगर जिंदा रहना उसकी जिंदगी में होगा तो वह जिंदा रहेगी, मगर मेरे घर लौटने के सिवा कोई चारा नहीं। उसकी आंखें सूजी हुई थीं।
चेहरा थका हारा और दिल ऐसा जैसे पत्थर में बदल गया हो। वह अपनी माँ के घर आई और सारी बात माँ को बता दी। माँ ने उसे तसल्ली दी और समझाने लगी। 2 दिन के बाद समीना ने अपनी माँ से कहा कि अब मैं अपने शौहर के घर जाना चाहती हूँ। तो माँ ने कहा, बिल्कुल बेटी, तू जा सकती है। इसके बाद समीना कई मील चलकर जब वह अपने ससुराल पहुंची तो आंगन में कदम रखते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। घर की चौखट, दीवारें सब उसे एक कैद खाने जैसे लगने लगे। अंदर से उसकी 3 बेटियों की खिलखिलाहट सुनाई दी, मगर वह जानती थी कि इन आवाजों के पीछे एक तूफान छुपा बैठा है। घर में दाखिल होते ही शकील सामने आया, चेहरे पर शिकन, आंखों में गुस्सा। उसने समीना को ऊपर से नीचे तक घूरा और ठंडी आवाज में पूछा, तो इस बार क्या हुआ, बेटा हुआ या बेटी? समीना के हाथ कांप उठे। उसने सिर नीचे कर लिया और धीमी आवाज में बोली, मरा हुआ बच्चा था। शकील की भौहें तन गई। क्या? हां। समीना की आंखों से आंसू झलक पड़े। इस बार बेटा था, मगर वह सांस ही नहीं ले सका। पैदा होते ही मर गया। अम्मी और मोहल्ले की औरतों ने मिलकर उसे दफना दिया। मैं भी देख रही थी। वो मेरी गोद में आते ही ठंडी सांस लेकर चला गया। शकील कुछ देर खामोश खड़ा रहा। उसके चेहरे पर गुस्से और हैरानी का अजीब सा मेल था। तो बेटा था? हां, समीना ने सिर हिलाया, मगर वो मरा हुआ था। शकील ने लंबी सांस खींची। उसकी आंखों में जो जहर भरा था वह जैसे कुछ देर के लिए कम हो गया। कम से कम बेटा तो था, उसने बुदबुदाते हुए कहा। समीना का कलेजा और चीर गया। उसे लगा जैसे उसने अपनी ही बेटी को मौत की तरफ धकेलकर झूठ बोला, मगर यही झूठ उसके घर की बाकी बेटियों और उसकी अपनी जान बचाने का जरिया बन गया था। शकील ने हाथ झाड़ते हुए कहा, अच्छा हुआ, बेटा भी ना बचा तो अब तेरे साथ और उम्मीद नहीं है। बस 3 बेटियां ही बोझ बनकर पली। इन सब का क्या करूंगा, यही सोचता रहता हूं। यह सुनकर समीना का दिल रो पड़ा। वो जोर से रोई नहीं, बस अंदर ही अंदर टूटी। उसने सिर्फ इतना कहा, ये तेरी बेटियां नहीं हैं, इनका क्या कसूर है? इन्हें भी बोझ समझते हो? शकील ने उसे घूर कर देखा और बोला, हां, ये सब मेरे लिए बोझ ही हैं। बेटा होता तो नाम रोशन करता। ये लड़कियां बस घर की इज्जत खा जाएंगी। समीना के पास जवाब ना था। उसके होंठ कांपे मगर आवाज ना निकली। वो सिर नीचे करके चुपचाप अपने आंगन में चली गई, जहां उसकी 3 बेटियां उसकी तरफ दौड़कर आईं और उसके आंचल से लिपट गई। उधर दरिया की लहरों पर तैरती वो छोटी सी टोकरी बहते बहते गांव से बहुत दूर निकल आई। लहरें कभी उसे तेजी से आगे धकेलती, कभी किनारे की ओर घुमा देती। रात गहराती जा रही थी। जंगल की तरफ दरिया और भी चौड़ा और गहरा होता गया। चारों तरफ झाड़ियां और ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। जंगली परिंदों की आवाजें गूंज रही थीं। टोकरी बहते बहते अचानक एक किनारे की झाड़ियों में फंस गई। पानी की धारा उसे खींचने की कोशिश करती, मगर टोकरी वहीं अटक गई। उस टोकरी में पड़ी छोटी सी बच्ची हल्के हल्के रोने लगी। उसकी चीखें जंगल की खामोशी में गूंजने लगी। ऊपर आसमान में वही मैना चिड़िया उड़ रही थी। उसने अब टोकरी के ठीक ऊपर आकर चक्कर लगाना शुरू किया। जैसे ही टोकरी झाड़ियों में अटकी, मैना पास के एक ऊंचे पेड़ की डाल पर आकर बैठ गई। उसकी काली आंखें टोकरी पर जमी रहीं। उसके दिल में सवाल उठा, अब मैं क्या करूं? क्या मैं इस बच्ची को ऐसे ही रोता छोड़ दूं, या अपनी जान की बाजी लगाकर इसे बचाऊं? रोते रोते बच्ची सो गई। सुबह हुई तो चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए। कभी आसमान की तरफ देखा, कभी टोकरी की तरफ, जैसे खुद से लड़ रही हो। जंगल की खामोशी में अब बस 2 आवाजें थीं, बच्ची की धीमी सिसकियां और मैना की बेचैन सांसें। दरिया का पानी लगातार बहता रहा। उसकी लहरें कभी तेज होती, कभी धीमी। रात की स्याही कट चुकी थी और अब सुबह का उजाला हर तरफ फैल रहा था। सूरज धीरे धीरे ऊपर उठकर आसमान में चढ़ आया। रोशनी की तीखी किरणें पेड़ों के बीच से झनकर नीचे गिर रही थीं। दरिया किनारे गहरे जंगल के बीच झाड़ियों में वह छोटी सी टोकरी अटकी हुई थी। पानी की आवाज, झाड़ियों की सरसराहट और चिड़ियों की हल्की चहचहाट के बीच उस टोकरी में पड़ी छोटी सी बच्ची आराम से सो रही थी। उसकी हल्की हल्की सांसें और मुंह से निकलती दूध जैसी महक, मानो किसी नन्ही कली का एहसास। उधर ऊपर आसमान में वही बड़ी मैना चिड़िया अपने पंख फैलाए उड़ रही थी। चिड़िया बार बार झाड़ियों में फंसी टोकरी के ऊपर मंडराती
और फिर पेड़ पर बैठ जाती। उसके दिल में बेचैनी थी। वो सोच रही थी, क्या मैं अकेली इस बच्ची को बचा सकती हूं? अगर इसे इंसान की जरूरत है तो? अगर मैंने इसे यहीं छोड़ दिया तो ये भूख और प्यास से मर जाएगी। ये सोचकर वह पंख फैलाकर पूरे जंगल के ऊपर उड़ने लगी। उसकी नजर हर तरफ घूमती, मगर जंगल सुनसान पड़ा था। सुबह से लेकर दोपहर तक सूरज आसमान पर चढ़ आया। गर्मी बढ़ने लगी थी। चिड़िया की नजरें हर तरफ घूम रही थीं कि कहीं कोई इंसान दिख जाए, लेकिन जंगल वीरान था। अचानक दूर से दरिया किनारे उसे हलचल दिखी। वह फौरन उस तरफ उड़कर गई। वह दरअसल एक बुजुर्ग औरत थी, उम्र करीब 60 साल, सिर पर दुपट्टा बांधे, झुके कंधे, झुर्रियों से भरा चेहरा। वो दरिया के किनारे कपड़े धो रही थी। उसके पास लौटा और लकड़ी का मटका रखा था। चिड़िया उसके ऊपर मंडराती हुई आकर बैठ गई। बुजुर्ग औरत ने जब अपनी नजर उठाई तो हैरान रह गई। ये कैसी मैना है? उसने बड़बड़ाते हुए कहा। इतनी बड़ी चिड़िया मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। चिड़िया उसके सामने बार बार पंख फैलाती, चींची करती और झट से जंगल की ओर उड़ती। फिर वापस आकर औरत के सिर के ऊपर मंडराती, फिर से चीखती और जंगल की तरफ जाने का इशारा करती। बुजुर्ग औरत ने पहले तो समझा कि शायद यह चिड़िया पागल हो गई है, मगर जब उसने बार बार यही किया तो औरत के दिल में हैरानी और जिज्ञासा बढ़ गई। कहीं ये मुझे कुछ दिखाना तो नहीं चाहती, उसने सोचा। आखिरकार वह औरत अपने गीले कपड़े समेटकर एक ओर रखती है और जंगल की तरफ बढ़ जाती है। चिड़िया आगे आगे उड़ती, औरत पीछे पीछे चलती। जंगल घना था, पेड़ों की डालियां आपस में जुड़ी हुई, रास्ता उबड़ खाबड़ और लंबा। औरत बार बार ठहर कर सांस लेती, मगर चिड़िया रुकती नहीं थी। वो छींछी करती और फिर आगे उड़ जाती। करीब 3 घंटे तक यह सफर चलता रहा। औरत के पैरों में दर्द होने लगा, पसीना उसके चेहरे पर बह निकला। आखिरकार वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई और थक कर बोली, ए चिड़िया, अब कहाँ ले जा रही है तू? मैंने जिंदगी में इतना लंबा सफर कभी नहीं किया। चिड़िया फिर पास आकर उसके सामने बैठी और अपने पंख फड़फड़ाकर जोर से चीखी। फिर झट से उड़कर आगे गई और बार बार उसी दिशा में इशारा करती रही। औरत के दिल में अब अजीब सी बेचैनी भर गई। यह चिड़िया इतनी जिद क्यों कर रही है? जरूर कोई बात है। आखिरकार 1 घंटे और चलने के बाद वह दरिया किनारे पहुंची। वहां उसने देखा कि घनी झाड़ियों में एक टोकरी अटकी हुई है। वो टोकरी पानी में आधी डूबी हुई थी, आधी झाड़ियों में फंसी थी और टोकरी के अंदर एक नन्ही बच्ची आराम से सो रही थी। उसके गुलाबी होंठ हिल रहे थे, जैसे दूध का सपना देख रही हो। बुजुर्ग औरत का कलेजा धड़क उठा। उसने हैरानी से चिड़िया को देखा और फिर उस टोकरी को। अरे, ये कैसी अजीब बात है! ये बच्ची यहां कैसे आई? और ये चिड़िया मुझे यहीं क्यों लाई? उसने बच्ची को गोद में उठाया। उसका दिल भर आया। अब उसे यकीन हो गया कि यह चिड़िया उसे इस बच्ची के पास लेकर आना चाहती थी। बुजुर्ग औरत ने जैसे ही उस बच्ची को टोकरी से उठाया, उसका दिल पिघल गया। गोद में नन्ही बच्ची थी, जिसका चेहरा खूबसूरत लग रहा था। उसके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे। औरत ने बच्ची को सीने से लगाया और कांपती आवाज में बोली, बेटी, अब तू अकेली नहीं है, मैं तुझे घर ले जाऊंगी। जैसे ही वह बच्ची को लेकर झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगी, उसने देखा कि ऊपर आसमान में वही मैना चिड़िया उसके पीछे उड़ रही थी। कभी आगे निकल जाती, कभी उसके सिर के ऊपर मंडराती। बुजुर्ग औरत ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तो यह सच है, तुझे इस बच्ची से लगाव है, तू इसे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहती। वह औरत अपने शौहर के साथ जंगल में रहती थी। उसका शौहर कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि मशहूर हकीम था। उम्र 70 साल के आसपास, मगर अब भी आंखों में तेज और दिमाग में कमाल की काबिलियत। आसपास के गांवों से लेकर बादशाह के महल तक लोग इलाज के लिए उनके पास आते थे। कोई बीमार पड़ता तो सीधे हकीम साहब के पास आता। लोग उन्हें इज्जत से हकीम साहब कहते। शाम का वक्त हो चुका था। सूरज की रोशनी धीरे धीरे ढल रही थी। आसमान पर परिंदों की टोलियां अपने घोंसलों की तरफ लौट रही थीं। बुजुर्ग औरत अपनी बच्ची को गोद में लिए थकान से चूर, मगर दिल में अजीब सी खुशी लिए अपनी झोपड़ी में दाखिल हुई। उसने बच्ची को एक पुराने मगर साफ कपड़े पर आराम से लिटा दिया। फिर नदी से अपने भीगे कपड़े उठाकर लाई और उन्हें बाहर सूखने के लिए डाल दिया। इतनी देर में हकीम साहब भी लौट आए। उनके हाथ में जड़ी बूटियों की एक गठरी थी।
चेहरे पर पसीना मगर आंखों में वही पुराना आत्मविश्वास। उन्होंने जैसे ही झोपड़ी का दरवाजा खोला, उनकी नजर सामने के मंजर पर पड़ी। एक नन्ही बच्ची आराम से सोई हुई और उसके पास बैठी थी, एक बेहद बड़ी मैना चिड़िया। हकीम साहब ठिठक गए। बेगम, ये सब क्या है? यह बच्ची और यह चिड़िया। औरत ने धीरे धीरे सारी बात सुनाई। कैसे वो दरिया पर कपड़े धो रही थी, कैसे यह बड़ी सी मैना उसके पास आई और बार बार इशारा करके उसे जंगल में ले गई, कैसे घंटों चलने के बाद उसने झाड़ियों में टोकरी देखी और उसमें यह बच्ची मिली। उसने हकीम साहब को यह भी बताया कि चिड़िया तब से उनके साथ ही है, जैसे बच्ची को छोड़ना ही नहीं चाहती। हकीम साहब ध्यान से सुनते रहे, फिर उन्होंने लंबी सांस ली और बच्ची के चेहरे की तरफ देखा। उस छोटी सी बच्ची के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उस बेगम। हकीम साहब बोले, अब हमें इसके असली माँ बाप का पता नहीं है। ना यह बच्ची हमें छोड़नी चाहिए और ना इसे किसी अनजान के हवाले करना चाहिए। अब यह हमारी बेटी है, हम इसे पालेंगे। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। बुजुर्ग औरत की आंखें भी भर आईं। उसने कांपते हाथों से बच्ची के माथे को चूमा। इसका नाम क्या रखें? औरत ने धीमी आवाज में पूछा। हकीम साहब ने आसमान की तरफ देखा। चांद पूरा निकला हुआ था, उसकी रोशनी बच्ची के चेहरे पर पड़ रही थी। नाम रखना है तो इसे चांदनी कहो, क्योंकि इसकी सादगी चांदनी की याद दिलाएगी। औरत ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, चांदनी बहुत अच्छा नाम है। उस दिन से झोपड़ी में 3 जिंदगियां बस गईं। हकीम साहब, उनकी बीवी और नन्ही चांदनी। मगर चौथी भी तो थी, वो मैना चिड़िया। वो बच्ची के आसपास मंडराती जैसे उसकी असली माँ हो। कभी झोपड़ी की छत पर बैठती, कभी दरवाजे पर। और जब चांदनी रोती तो झट से पास आकर अपनी आवाज से उसे शांत कराने की कोशिश करती। धीरे धीरे यह साफ हो गया कि यह बच्ची अब सिर्फ इंसानों की नहीं, बल्कि उस मैना की भी जिम्मेदारी थी। वक्त पंख लगाकर उड़ता चला गया। जिस बच्ची को जंगल की झाड़ियों में एक टोकरी में छोड़ दिया गया था, वह अब 4 साल की चांदनी बन चुकी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, गहरी काली आंखें जिनमें सादगी भी थी और समझदारी भी। 4 साल का बच्चा आमतौर पर खेलों और शरारतों में डूबा रहता है, मगर चांदनी में कुछ और ही बात थी। वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा अक्लमंद और ज़हीन थी। इन 4 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। हकीम साहब की बेगम, जो चांदनी को दरिया से उठाकर लाई थी, अब इस दुनिया में नहीं रही। उनका इंतकाल हो गया था। हकीम साहब के दिल पर गहरा बोझ आ गया था, मगर जब भी वह चांदनी का चेहरा देखते, उनका गम कुछ हल्का हो जाता। अब उनकी दुनिया यही बच्ची और उसके साथ हरदम रहने वाली मैना चिड़िया थी। झोपड़ी के आंगन में जब भी चांदनी खेलती, मैना उसके पास बैठी रहती। कभी उसके चारों तरफ उड़कर गोल गोल चक्कर लगाती, कभी उसके कंधे पर बैठकर मीठी आवाज में चहचहाती। जंगल के लोग जब कभी वहां से गुजरते तो यह नजारा देखकर हैरान रह जाते। इतनी बड़ी चिड़िया और यह बच्ची के साथ ऐसे खेल रही है जैसे मां अपनी बेटी के साथ हो। चांदनी ना सिर्फ नादान थी, बल्कि बेहद समझदार भी। जहां बाकी बच्चे मिट्टी में खेलकर हाथ पांव गंदे कर लेते, वहीं चांदनी हर चीज को ध्यान से देखती और सीखती। एक दिन हकीम साहब जंगल से जड़ी बूटियां लेकर आए। उन्होंने देखा कि चांदनी चुपचाप बैठी उनकी तरफ देख रही है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी, यह सब हरी भरी पत्तियां और जड़ें सिर्फ घास नहीं हैं। इनमें लोगों के दर्द का इलाज छुपा होता है। चांदनी ने सादगी से पूछा, अब्बा ये कैसे काम करती हैं? हकीम साहब उसकी आंखों में झांक कर रह गए। अरे तू तो बड़ी समझदार निकली, चल मैं तुझे दिखाता हूं। उस दिन से हकीम साहब ने चांदनी को सिखाना शुरू किया। वह बताते, यह पत्ती बुखार के लिए है, यह जड़ पेट के दर्द के लिए, यह फूल आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए। चांदनी हर चीज याद रखती। 4 साल की बच्ची होकर भी जब किसी पत्ती का नाम और उसका इलाज ज़बानी बोल देती तो हकीम साहब हैरत में पड़ जाते। बेगम, काश तुम जिंदा होती तो देखती कि ये बच्ची कितनी काबिल निकल रही है। वह अक्सर रात को आंगन में बैठे आसमान की तरफ देखते हुए यह बात बुदबुदाते। उधर मैना चिड़िया भी चांदनी के साथ बराबर की शरीक थी। जब चांदनी किताब जैसी तख्ती पर पत्तियां सजाती तो चिड़िया पास बैठकर ध्यान से देखती। जब बच्ची सोने लगती तो उसके सिरहाने बैठकर हल्की आवाज में गुनगुनाती जैसे लोरी सुना रही हो। कई बार चांदनी खेलते खेलते मैना से बातें करने लगती। तू मेरी अम्मी है ना?
मेरी देखभाल क्यों करती है? चिड़िया उसकी बात का जवाब तो ना दे सकती, मगर अपनी आंखों और अपनी आवाज से ऐसा एहसास जरूर दिलाती कि हाँ, मैं तेरी दोस्त हूं। झोपड़ी अब 3 लोगों का घर थी। हकीम साहब, उनकी बेटी चांदनी और बड़ी मैना चिड़िया। लोग दूर दूर से इलाज के लिए आते और चांदनी को देखकर कहते, हकीम साहब, आपकी बेटी तो बहुत तेज है, बड़ी होकर आपसे भी बढ़कर हकीम बनेगी। हकीम साहब सिर्फ मुस्कुराते और चुपचाप अपनी बेटी को देखते रहते। उनके लिए अब यही नन्ही बच्ची सब कुछ थी, मगर जंगल की खामोशी में अक्सर दूर से अनजानी आवाजें आती। कभी किसी जानवर की चीख, कभी किसी अनदेखे इंसान के कदमों की आहट। मैना चिड़िया उन आवाजों पर चौकन्नी हो जाती। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती और वह पंख फैलाकर बच्ची के ऊपर साया बना लेती। दिन, महीने और साल सब परिंदों के पंखों की तरह उड़ते गए। वो छोटी सी बच्ची, जिसे कभी दरिया की लहरें बहाकर जंगल तक ले आई थी, अब 21 बरस की नौजवान लड़की बन चुकी थी। चांदनी अब सिर्फ एक खूबसूरत लड़की ही नहीं थी, बल्कि काबिलियत और समझदारी का जीता जागता नमूना थी। चेहरे पर एहसास, आंखों में गहराई और बात करने के अंदाज में एक अजीब सा सुकून, जिसे देखता बस देखता रह जाता। बचपन से ही हकीम साहब ने उसे जड़ी बूटियों का तजुर्बा सिखाया था। आज वह खुद एक माहिर हकीम बन चुकी थी। दरख्त की छाल से लेकर जंगल के फूलों तक पौधों के नाम और उसके फायदे उसे याद थे। गांव के लोग जब बीमार पड़ते तो हकीम साहब से पहले चांदनी के पास आते। वह अपने नरम लहजे में मरीज की बात सुनती और बड़ी नफासत से सही जड़ी बूटी चुनती। उसकी दवाओं से मरीज जल्दी ठीक हो जाते। लोग कहते, हकीम साहब की बेटी के हाथों में बहुत शिफा है। गांव से लेकर दूर दराज तक उसकी शोहरत फैल चुकी थी। कोई उसे देखता तो कहता, यह लड़की सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि अक्ल और हुनर में भी काबिले तारीफ है। उधर हकीम साहब अब 80 बरस के करीब पहुंच चुके थे। चेहरे की झुर्रियां और सफेद बाल उनकी उम्र का सबूत थे। कभी कभी जड़ी बूटियों के लिए जंगल में जाते हुए उनके कदम लड़खड़ा जाते, सांस फूलने लगती। मगर जब वह चांदनी को देखते तो उनके चेहरे पर नई ताजगी आ जाती। उन्हें यकीन था कि अब उनकी बेटी ही इस तजुर्बे को आगे बढ़ाएगी। वो अक्सर कहते, बेटी, अब तू मेरी आंखों का सहारा है। जो तजुर्बा मैंने जिंदगी भर सीखा, अब तेरे हाथों में है। चांदनी उनका हाथ थाम लेती और कहती, अब्बा, आप मेरी ताकत हैं। जब तक आप हैं, मैं कभी कमजोर नहीं पड़ सकती। वो मैना चिड़िया भी, जिसने कभी टोकरी में पड़ी छोटी सी बच्ची की रखवाली करने की कोशिश की थी, अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसके पंख पहले जितने चमकीले नहीं रहे, उड़ान में भी पहले जैसी तेजी नहीं थी। कभी कभी उड़ते उड़ते वह थक जाती और चुपचाप झोपड़ी की छत पर बैठ जाती, मगर उसकी आंखों में अब भी वही पुरानी चमक थी, चांदनी के लिए प्यार और हिफाजत का जज्बा। जब चांदनी दवाओं का काम करती तो चिड़िया पास बैठकर उसे देखा करती। कभी कभी बच्ची की तरह सिर हिलाकर मानो कह रही हो, मुझे भी समझा, मैं भी तेरे साथ हूं। चांदनी हंस पड़ती और कहती, तू तो मेरी सबसे पुरानी दोस्त है। बचपन से आज तक तू मेरे साथ है। अब हालात ये थे कि दूर दराज के गांवों में लोग कहते, जंगल के अंदर एक झोपड़ी है, वहां बूढ़े हकीम साहब रहते हैं और उनकी बेटी चांदनी, वो इतनी काबिल है कि बड़े से बड़ा मर्ज भी ठीक कर देती है। कुछ लोग तो यह भी कहते उसके पास एक बड़ी मैना रहती है, शायद वह उसकी दोस्त है। गांव के बूढ़े बुजुर्ग हमेशा कहते, ऐसी बेटियां हर घर में पैदा हो। एक सुबह हकीम साहब ने चांदनी को बुलाया। उनकी उम्र अब 80 बरस से भी ज्यादा थी, मगर अब भी उनका कदम इलाज के काम में लगता था। उन्होंने चांदनी से कहा, बेटी, मुझे जंगल से दूर एक गांव में जाना है। वहां एक बूढ़ा मरीज है। मैं 2-3 दिन में लौट आऊंगा। तू परेशान ना होना। मैंने तुम्हारे लिए चावल और सब्जी रख दी है, इन्हें पकाकर खा लेना। चांदनी ने सिर हिलाकर कहा, जी अब्बा, आप फिक्र ना कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। हकीम साहब मुस्कुराए, फिर अपने पुराने थैले में कुछ जड़ी बूटियां और दवाइयां रखीं और धीरे धीरे जंगल के रास्ते पर निकल पड़े। झोपड़ी की दहलीज से उन्हें देखती हुई चांदनी के साथ साथ मैना चिड़िया भी छत पर बैठी रही, जब तक कि वो नजर से ओझल ना हो गए। उस दिन शाम ढल चुकी थी। जंगल में हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों की टहनियां सरसराने लगी थीं। चांदनी ने मिट्टी के चूल्हे में आग जलाई
उस पर हांडी रखी और उसमें चावल सब्जी डालकर पकाने लगी। धीरे धीरे महक झोपड़ी के चारों तरफ फैलने लगी। कुछ देर बाद वो बाहर आंगन में बैठ गई। आसमान पर लालिमा छा रही थी। मैना चिड़िया पास की डाल पर बैठी उसे ध्यान से देख रही थी। अचानक पास की झाड़ियों से हलचल हुई। चांदनी ने सिर उठाकर देखा। एक जंगली बंदर झपटता हुआ आया और सीधा हांडी पर चढ़ बैठा। उसने शरारत में हांडी को पलट दिया। सारा पका हुआ खाना मिट्टी पर गिरकर बिखर गया। चावल मिट्टी में मिल गए। सब्जी चारों तरफ फैल गई। साथ ही हांडी पलटने से चूल्हे की आग भी बुझ गई। चांदनी घबरा गई। अरे ये तूने क्या कर दिया? वो दौड़कर आई, मगर बंदर हांडी को गिराकर चीखता चिल्लाता पेड़ पर चढ़ गया और भाग निकला। चांदनी जमीन पर बिखरे चावल और सब्जी को देखती रह गई। उसका दिल बैठ गया। वो बुदबुदाई, अब मैं और मेरी मैना क्या खाएंगे? और आग भी बुझ गई। अब मैं चूल्हा कैसे जलाऊंगी? अब्बा तो 3 दिन बाद लौटेंगे। उसकी आंखें भर आईं। झोपड़ी के अंदर से उसने मैना को देखा। चिड़िया भी चुपचाप बच्ची की तरह बैठी थी। उसकी आंखों में भी भूख झलक रही थी। चांदनी ने उसके पंख सहलाए और बोली, मेरी दोस्त, लगता है आज हमें भूखा सोना पड़ेगा। मगर बात सिर्फ खाने की न थी। उस वक्त सबसे बड़ा सवाल था, अब आग कहाँ से आएगी? जंगल में रातें सर्द हो जाती थीं। चूल्हे की आग के बिना ना खाना पक सकता था, ना ठंड से बचा जा सकता था। चांदनी का दिमाग उलझ गया। उसने पास की लकड़ियां इकट्ठी की, मगर चिंगारी के बिना आग कहाँ से लाती? उसने सोचा किसी दूसरे इंसान से आग मांगूं, मगर यहां तो आसपास कोई बस्ती भी नहीं है। मैना चिड़िया भी समझ रही थी कि हालात ठीक नहीं है। वो बार बार पंख फड़फड़ाती और चांदनी के चारों तरफ मंडराने लगती, मानो कहना चाहती हो, कुछ ना कुछ करना ही होगा। शाम का अंधेरा गहराने लगा था, लेकिन रात पूरी तरह से नहीं हुई थी। हल्का हल्का उजाला अभी भी था। झोपड़ी के अंदर भूख और बेचैनी का माहौल था। चांदनी सोच रही थी, अब्बा की गैर मौजूदगी में मुझे पहली बार इतनी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आग कहाँ से लाऊं और खाना कैसे पकाऊं? शाम का वक्त था। सूरज ढलते ढलते पेड़ों के पीछे छुपने लगा था। जंगल की शाखों से लटकती परछाइयां और गहरी हो रही थीं। झोपड़ी के अंदर चूल्हे की आग बुझ चुकी थी और भूख ने चांदनी की हालत खराब कर दी थी। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो, उसे आग का इंतजाम करना ही होगा। उसने मैना चिड़िया की तरफ देखा, उसके पंखों को सहलाया और बोली, मेरी दोस्त, तू यहीं रह, मैं अभी आती हूं। आग लाना जरूरी है। मैना बेचैनी से छींछी करती रही, मगर चांदनी अकेली ही जंगल के रास्ते निकल पड़ी। चांदनी झोपड़ी से बाहर आई। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। झींगुरों की आवाजें, पत्तियों की सरसराहट और कभी-कभी जंगली परिंदों की चीख उसके कानों में गूंज रही थी। वह सावधानी से कदम बढ़ाती रही। कहीं आसपास कोई इंसान मिल जाए, कोई झोपड़ी हो जिसमें आग जल रही हो। काफी देर चलने के बाद आखिरकार उसे दूर धुआं उठता दिखाई दिया। उसने तेज कदमों से उस तरफ जाना शुरू किया। बहुत देर पैदल चलने के बाद चांदनी एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंची। झोपड़ी जर्जर थी, दीवारें टेढ़ी मेढ़ी और छत से धुआं उठ रहा था। चांदनी ने चैन की सांस ली। जैसे ही वह पास पहुंची, दरवाजा चरमराया और अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें गहरी और चालाक, होठों पर अजीब सी मुस्कान। बूढ़ी औरत ने जैसे ही चांदनी को देखा, उसकी आंखें चौंधियां गईं। इतनी खूबसूरत लड़की, गोरे चेहरे पर हल्की लाली, बड़ी बड़ी आंखें और सादगी से भरी मुस्कान। उसने मन ही मन सोचा, अरे यह तो मेरे बेटे की पसंद की शिकार है। काश वो आज घर पर होता तो इस लड़की को जिंदा ना छोड़ता। उसका पेट भर जाता, क्योंकि उसका बेटा था एक जालिम आदमखोर। वो खूबसूरत लड़कियों का मांस खाने का शौकीन था, मगर ऊपर से बूढ़ी औरत ने अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान ले ली। उसने प्यार से कहा, आओ बेटी, तुम कौन हो? इस जंगल में कहाँ भटक रही हो? चांदनी ने सादगी से जवाब दिया, अम्मा, मेरी झोपड़ी में आग बुझ गई है। मुझे सिर्फ थोड़ी आग चाहिए। रात होने वाली है, इसलिए जल्दी घर लौटना है। बूढ़ी औरत हंसकर बोली, अरे कोई बात नहीं, तू बैठ, आराम कर, मैं तेरे लिए आग देती हूं। वो बातें बनाती रही। चांदनी उसकी हर बात ध्यान से सुनती, मगर उसके दिल में बस एक ही बात थी, जल्दी से आग लेकर लौट जाऊं। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत ने एक जलती लकड़ी उसे थमा दी।
चांदनी ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया अम्मा, अब मुझे जाना होगा। रात गहराने से पहले झोपड़ी पहुंच जाऊं। बूढ़ी औरत ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जा बेटी, मगर अपना ख्याल रखना। चांदनी ने आदाब किया और आग लेकर तेज कदमों से अपनी झोपड़ी की तरफ चल दी। चांदनी के जाते ही बूढ़ी औरत के होठों पर चालाक मुस्कान फैल गई। उसकी आंखें चमक उठीं। हम यह लड़की इस जंगल में रहती हैं। अब मुझे मालूम है कि वह किस तरफ गई। जब मेरा बेटा आएगा तब उसे बताऊंगी कि कैसी हसीन लड़की इस जंगल में छुप कर रह रही है। उसने दरवाजे से बाहर झांका और दूर जाते चांदनी को देखा। उसकी निगाहों में अब एक खतरनाक योजना साफ नजर आ रही थी। उस रात चांदनी ने देर तक मेहनत की थी, कठिन सफर करके आग लाई, फिर चावल सब्जी दोबारा पकाई। जब सब काम निपट गया तो उसने सुकून से खाना खाया। झोपड़ी के दरवाजे और खिड़कियों को अच्छी तरह से बंद किया ताकि बारिश और जंगली जानवरों से बचाव हो सके। वो अंदर आकर बिस्तर पर लेटी। उसके पास ही मैना चिड़िया बैठ गई, जो अब उम्र दराज हो चुकी थी। चांदनी ने उसके पंख सहलाए और देखते ही देखते नींद ने चांदनी की आंखों को घेर लिया। उधर उस चालाक बूढ़ी औरत का बेटा घर लौटा। वो वहीं था, जालिम आदमखोर, जिसकी फितरत ही हैवानियत से भरी थी। बारिश से भीगा हुआ चेहरा कठोर, आंखों में खून की प्यास। मां ने उसे बैठाया और धीमी आवाज में बोली, आज जंगल में एक ऐसी लड़की आई थी कि तेरे दिल को भा जाए। हुस्न से भरी दूध सी गोरी आंखों में चमक। अगर तू देख लेता तो पागल हो जाता। बेटा, वो यहीं जंगल में रहती है और मैंने उसकी झोपड़ी का रास्ता देख लिया है। लड़के की आंखें चमक उठीं। उसके होठों पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। अम्मा, आज ही रात में मैं उसे अपना शिकार बनाऊंगा। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। आंधी के झोंके पेड़ों को लटका रहे थे, मगर उस आदमखोर को ना बारिश की परवाह थी ना आंधी की। वह अंधेरे जंगल में तेज कदमों से चांदनी की झोपड़ी की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में सिर्फ हवस और हैवानियत थी। आखिरकार वो चांदनी की झोपड़ी तक पहुंच गया। बारिश की बूंदें उसके बदन से टपक रही थीं। उसने झोपड़ी के बंद दरवाजे को जोर जोर से खटखटाना शुरू किया। धड़ धड़ धड़, खोल दरवाजा खोल। अंदर चांदनी गहरी नींद में थी। बारिश और तूफान की आवाज ने दरवाजे की थाप को दबा दिया। वह चैन से सोती रही। गुस्से से तिलमिलाकर आदमखोर ने दरवाजे पर मुक्का मारा, मगर दरवाजे का नुकीला हिस्सा उसके हाथ में गड़ गया। तेज दर्द उठा और हाथ से खून फूट निकला। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो दर्द से करा उठा। बारिश में खून की धार उसके हाथ से टपकने लगी। डर और गुस्से के मारे वह पीछे हटा और फिर घबराकर भाग खड़ा हुआ। वह सीधे अपनी झोपड़ी की तरफ लौट गया। सुबह जब चांदनी उठी तो दरवाजा खोलते ही ठिठक गई। दरवाजे की चौखट पर खून के धब्बे पड़े थे। बारिश रुक चुकी थी, मगर खून का रंग मिट्टी में गहरा हो गया था। उसने हैरत से देखा और मन ही मन बुदबुदाई, ये खून यहां कैसे आया? क्या रात को कोई आया था? उसकी आंखों में हल्की बेचैनी आई, मगर उसने खुद को संभाला। शायद किसी जंगली जानवर का होगा। उसने पानी लाकर दरवाजे को धो डाला और जैसे कुछ हुआ ही ना हो अपने कामों में लग गई। मैना चिड़िया पास बैठी उसे देख रही थी। उसकी बूढ़ी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, मानो उसे यकीन हो कि कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उसी दिन की बात है। जंगल की गहराइयों में दूर दूर तक फैले हरियाले मैदानों और ऊंचे ऊंचे दरख्तों के बीच एक काफिला दाखिल हुआ। ये कोई आम काफिला ना था। इसमें था शहजादा साहिल। शिकार का शौक उसे बचपन से था। उसके साथ उसके बहादुर सिपाही और शिकारी कुत्ते भी थे। सुबह से वह शिकार के पीछे भागते भागते काफी अंदर आ चुका था, मगर दोपहर तक उसके मशक में रखा पानी खत्म हो गया। सूरज सर पर था। प्यास ने सबको बेहाल कर दिया। शहजादा ने पसीना पोंछते हुए अपने सिपाहियों से कहा, हम सब प्यासे हैं, पानी ढूंढो, वरना यह जंगल हमें निगल लेगा। सिपाही इधर उधर फैल गए। कुछ देर बाद एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, शहजादे साहिब, थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी नजर आ रही है, शायद वहां पानी मिल जाए। शहजादा ने चैन की सांस ली और बोला, चलो उसी तरफ। काफिला धीरे धीरे उस झोपड़ी की तरफ बढ़ा। वह झोपड़ी और कोई नहीं बल्कि चांदनी की झोपड़ी थी। शहजादा जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा और उसे खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक उसके पैर फिसल गए। दरवाजे पर गीलापन था। असल में वही जगह थी जहां चांदनी ने सुबह खून को पानी से धोया था।
वो पानी अब भी जमीन पर फैला हुआ था। शहजादा लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसके सिपाही दौड़े और बोले, आप ठीक तो हैं? आवाज सुनकर चांदनी झोपड़ी से बाहर निकली। उसने देखा कि एक नौजवान शख्स गिरा हुआ है जिसके चारों तरफ सिपाही खड़े हैं। चांदनी ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं? यहां कैसे गिर गए? शहजादा ने उठते हुए हल्की मुस्कान दी और बोला, मैं शहजादा साहिल हूं। शिकार के लिए आया था, मगर प्यास से हाल बुरा हो गया। झोपड़ी पर दस्तक देने ही वाला था कि यह फर्श पर पानी देखकर फिसल गया। शहजादा जैसे ही सीधा खड़ा हुआ और उसकी नजर चांदनी पर पड़ी तो ठिठक गया। उसकी आंखें कुछ पल के लिए स्थिर हो गईं। इतनी खूबसूरत लड़की उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसके होठों पर अनजानी मुस्कान आई। शहजादा ने जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह पानी अजीब गंध दे रहा है। यह सिर्फ पानी नहीं, इसमें खून भी है, और यह इंसान का खून है, किसी जानवर का नहीं। चांदनी थोड़ी सहमी। उसने नजरें झुकाकर धीरे से कहा, सुबह दरवाजे पर खून था, मैंने धो डाला। शहजादा की भौहें तन गईं। खून यहां इंसान का खून कैसे हो सकता है? उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। बारिश की वजह से जमीन पर गहरे पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वो जंगल की तरफ जाते थे। शहजादा ने अपने सिपाहियों की तरफ देखा और आदेश दिया, इन निशानों का पीछा करो, यह हमें किसी खतरनाक जगह तक ले जाएंगे। उसने चांदनी से कहा, तुम डरे नहीं, तू हमें पानी दे दे, फिर हम लौटकर तुझे पूरी हकीकत बताएंगे। चांदनी ने घड़े से ठंडा पानी भर कर दिया। शहजादा ने पिया और बोला, शुक्रिया, अब हम चलते हैं। शहजादा और उसके सिपाही उन पैरों के निशानों का पीछा करते करते गहरे जंगल तक पहुंचे। आखिरकार वह निशान उन्हें एक जर्जर झोपड़ी तक ले गए। वह झोपड़ी और किसी की नहीं, बल्कि उसी चालाक बूढ़ी औरत और उसके आदमखोर बेटे की थी। शहजादा ने अपने सिपाहियों को इशारा किया, उन्हें पकड़ लो। सिपाही दौड़े और देखते ही देखते बूढ़ी औरत और उसका बेटा गिरफ्तार कर लिए गए। उनके चेहरे पर हवस और चालाकी की झलक अब भी बाकी थी, मगर हथकड़ियों में जकड़ने के बाद उनका जहर भी बेअसर हो गया। शहजादा चांदनी की झोपड़ी पर लौट आया। उसने गहरी नजर से उसे देखा और धीमे स्वर में पूछा, क्या तुम इस वीराने जंगल में अकेली रहती हो? चांदनी ने सादगी से जवाब दिया, नहीं, मैं अकेली नहीं हूं। मैं अपने बाबा हकीम साहब और अपनी मैना चिड़िया के साथ रहती हूं। यही मेरा सहारा है। शहजादा ने उसकी बात सुनी, मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अब हमें महल लौटना होगा, मगर मैं इस जंगल और इस झोपड़ी को भूल नहीं पाऊंगा। उसने आदाब किया और अपने काफिले के साथ महल की ओर रवाना हो गया। 2 दिन बाद हकीम साहब भी अपने सफर से लौट आए, थके हारे मगर आंखों में सुकून लिए हुए। झोपड़ी के दरवाजे पर चांदनी उन्हें देखते ही दौड़ पड़ी। अब्बा, उसने उनके गले से लगकर कहा, आपने बहुत देर कर दी, मैं इंतजार कर रही थी। हकीम साहब ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, मरीज की हालत बहुत खराब थी, इसलिए देर हो गई, मगर अब मैं लौट आया हूं और तू फिर से चैन से रह सकती है। मैना चिड़िया भी ऊपर से फड़फड़ाती हुई उतरी और आकर उनके पास बैठ गई। झोपड़ी में फिर वहीं पुराना सुकून लौट आया। उधर शहजादा साहिल अपने महल पहुंच चुका था। उसके साथ वह चालाक बूढ़ी औरत और उसका आदमखोर बेटा कैदी बनाए गए थे। बादशाह ने जब उन दोनों को देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, शहजादे, ये कौन लोग हैं? साहिल ने सारा हाल सुनाया। अब्बा जान, ये औरत और इसका बेटा जंगल में रहने वाले खतरनाक लोग हैं। ये लड़कियों को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते थे। इन्हें मैंने हाथ पकड़वाया। बादशाह ने गुस्से से दांत भीते हुए कहा, ऐसे लोग सल्तनत की बदनामी है, इन्हें कैद खाने में डाल दो। सिपाही उन्हें तुरंत लेकर चले गए, मगर बादशाह कुछ देर खामोश रहे। फिर उन्होंने शहजादे की तरफ देखा और कहा, साहिल, तूने कहा था कि जंगल में एक लड़की रहती है, बहुत खूबसूरत, और अजीब बात यह है कि हमें तो मालूम है हकीम साहब की कोई औलाद नहीं थी। उनकी बीवी भी बहुत पहले इंतकाल कर चुकी है, तो फिर यह लड़की कौन है? शहजादा साहिल ठिठक गया। बादशाह ने आदेश दिया, तू दोबारा उस झोपड़ी पर जा और खुद हकीम साहब से हकीकत पूछ कर आ। अगली सुबह शहजादा साहिल अपने सिपाहियों के साथ फिर जंगल की तरफ निकला। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद वो झोपड़ी तक पहुंचा। इस बार दरवाजा खुला और सामने खुद हकीम साहब खड़े थे। उनके साथ चांदनी
और पास ही बैठी मैना चिड़िया। साहिल ने आदाब किया और बोला, बाबा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, मगर एक सवाल मेरे दिल में है। यह लड़की आपकी बेटी कैसे है? क्योंकि सब जानते हैं कि आपकी तो कोई औलाद नहीं हुई थी। हकीम साहब ने गहरी सांस ली और लकड़ी के आसन पर बैठ गए। उन्होंने धीरे धीरे पूरा किस्सा बयान किया। कैसे उनकी बीवी दरिया से कपड़े धोकर लौटी थी, कैसे मैना चिड़िया उसे जंगल की गहराई तक ले गई थी, कैसे झाड़ियों में अटकी टोकरी से एक छोटी सी बच्ची मिली थी और कैसे उन्होंने उसे गोद में लेकर अपनी बेटी बना लिया। शहजादे हकीम साहब ने कहा, यह लड़की हमारी औलाद नहीं है, मगर हमने इसे अपने लहू से भी ज्यादा चाहा है। इसका नाम हमने चांदनी रखा। यह हमारी बेटी है, चाहे जिस्मानी रिश्ता ना हो, मगर रूह का रिश्ता इससे गहरा है। साहिल ने ध्यान से सब सुना। उसकी आंखों में चांदनी के लिए इज्जत और मोहब्बत और गहरी हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आपने इसे पाला पोसा, यही इसकी असलियत है। मेरे लिए अब यह सवाल मायने नहीं रखता कि यह कहां से आई, बल्कि अब यह मायने रखता है कि यह आपकी बेटी है और हमारी सल्तनत की इज्जत। शहजादे ने हकीम साहब, चांदनी और साथ बैठी मैना चिड़िया को बड़े एहतराम के साथ काफिले में बिठाया। फिर पूरे लश्कर के साथ वह महल की तरफ रवाना हो गया। काफिला महल के मुख्य दरवाजे से दाखिल हुआ। चारों तरफ सिपाहियों की कतारें खड़ी थीं और बीच में था शहजादा साहिल, अपने साथ हकीम साहब, चांदनी और बूढ़ी मैना चिड़िया को लिए हुए। बादशाह खुद दरबार में मौजूद था। जैसे ही उसने हकीम साहब को देखा, उनके लिए आदर से खड़ा हो गया। हकीम साहब, आप तो हमारी सल्तनत का अनमोल खजाना है। आज इतने दिनों बाद आपको देखकर दिल को सुकून मिला। बादशाह ने जब नजर चांदनी पर डाली तो चौंक गया। इतनी हसीन लड़की उसने बहुत कम देखी थी। उसने हैरत से शहजादे की तरफ देखा। ये कौन है? हकीम साहब ने आगे बढ़ते हुए सारा किस्सा बयान किया। कैसे उनकी बीवी दरिया से एक बच्ची लाई थी, कैसे झाड़ियों में टोकरी से वह बच्ची मिली थी, कैसे उन्होंने उसे गोद में लेकर पाला और कैसे सालों तक मैना चिड़िया उसके साथ रही। बादशाह सब सुनता रहा और उसकी आंखें भर आईं। हकीम साहब, आपने तो वह काम किया जो शायद कोई अपना भी ना कर पाता। आपने इस बच्ची को प्यार दिया, इसे अपनी औलाद बना लिया। आज आपकी इस बात ने मेरे दिल को छू लिया। बादशाह ने चांदनी को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में चमक, उसके लहजे में सादगी और चेहरे पर अजीब सी चमक थी। वह न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि उसकी बातों और उसके अंदाज में अक्लमंदी झलकती थी। बादशाह ने कहा, यह लड़की हमारी सल्तनत की दौलत है। ऐसी औलाद अगर किसी घर में हो तो वह घर कभी उजड़ता नहीं। इसी बीच शहजादा साहिल ने अपने अब्बा से इजाजत मांगी। अब्बा जान, मैं कुछ कहना चाहता हूं, बादशाह ने इशारे से कहा। कहो। साहिल ने गहरी नजर से चांदनी की तरफ देखा और बोला, इस लड़की ने मेरे दिल को छू लिया है। इसकी खूबसूरती ही नहीं, बल्कि इसकी अक्ल और नेक दिल बर्ताव ने मुझे बांध लिया है। मैं चांदनी से शादी करना चाहता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें हकीम साहब और चांदनी की तरफ टिक गईं। बादशाह ने नरम आवाज में हकीम साहब से कहा, बाबा, आपकी रजामंदी जरूरी है। हकीम साहब की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, यह मेरी बेटी है। मैंने इसे अपना सब कुछ मानकर पाला है। अगर इसकी खुशियों का रास्ता यही है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। फिर बादशाह ने चांदनी की तरफ देखा। बेटी, तेरा क्या कहना है? चांदनी ने झुकी नजरों से मगर आत्मविश्वास भरे लहजे में कहा, अगर मेरे बाबा राजी हैं तो मैं भी राजी हूं। कुछ ही दिनों में महल में शाही धूमधाम के साथ शादी तय हुई। सल्तनत के कोने कोने से लोग आए। ढोल नगाड़े बजे। मेहमानों की भीड़ उमड़ी। शहजादा साहिल और चांदनी की शादी हुई। पूरे महल में खुशियों का समा बंध गया। शादी के बाद चांदनी महल में रहने लगी। बादशाह ने हुक्म दिया कि मैना चिड़िया के लिए भी एक खूबसूरत कमरा तैयार किया जाए। उस कमरे में खुली खिड़कियां थीं, बड़े पिंजरे जैसे झरोखे और परिंदों के लिए दाने पानी की भरपूर व्यवस्था। मैना चिड़िया अब भी चांदनी के पास रहती, मगर अब उसे आराम और सुकून का घर भी मिल चुका था। बादशाह ने हकीम साहब को भी इज्जत के साथ महल में ठहराया। उनके लिए खास कमरा और दवाओं के लिए एक बड़ा हकीम खाना तैयार करवाया गया। अब वह आसानी से अपना इलाजी काम भी कर सकते थे
और अपनी बेटी को महल की रौनक में खिलखिलाते देख सकते थे। महल की जिंदगी अब चांदनी के लिए एक नई दुनिया थी। चारों तरफ ऐशो आराम, नौकर चाकर और सोने चांदी की चकाचौंध, मगर उसके दिल में अब भी वही सादगी थी जो जंगल की झोपड़ी से लेकर यहां तक उसके साथ चली आई थी। शहजादा साहिल उससे बेहद मोहब्बत करता। वह न सिर्फ उसकी खूबसूरती पर फायदा था, बल्कि उसकी समझदारी और स्वभाव ने उसे पूरी तरह बांध लिया था। एक दिन चांदनी के साथ अकेले बैठे हुए शहजादा साहिल ने कहा, चांदनी, तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है, मगर एक बात मेरे दिल को चैन नहीं लेने देती। मैं जानना चाहता हूं कि तू असल में किसकी औलाद है। तेरे असली माँ बाप कौन थे? चांदनी कुछ पल चुप रही। उसकी आंखें झुक गईं। उसने कुछ न कहा, मगर धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। साहिल ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तो फिर मैं इस बात की तह तक जरूर जाऊंगा। अगले ही दिन शहजादा साहिल ने पूरे शहर और आसपास की सल्तनत में ऐलान करवा दिया। ढोल बजाकर मुनादी की गई। एक लड़की उम्र 21 बरस जंगल से मिली थी। आज वह शाही महल में रह रही है और उसके साथ एक बड़ी मैना चिड़िया भी है। अगर कोई उसके बारे में हकीकत जानता है तो सामने आए, उसे इनाम दिया जाएगा। यह ऐलान कुछ ही दिनों में दूर दराज तक फैल गया। गांव-गांव, बस्ती-बस्ती इसकी चर्चा होने लगी। यह खबर उस गांव तक भी जा पहुंची, सरायगढ़, वही गांव जहां सालों पहले समीना ने अपना चौथा बच्चा दरिया की लहरों में बहा दिया था। समीना अब 50 बरस की हो चुकी थी। चेहरे पर उम्र की झुर्रियां थीं, मगर दिल पर जो घाव था वह आज भी ताजा था। जब उसने ऐलान सुना तो उसके सीने में जैसे कोई चिंगारी भड़क उठी। उसकी आंखों के सामने वही रात घूम गई, दर्द से कराहती हुई। चौथी बेटी का जन्म, शौहर की धमकियां और वह काली रात जब उसने टोकरी में अपनी छोटी सी बच्ची को रखकर दरिया की लहरों के हवाले कर दिया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या यह वही मेरी बेटी हो सकती है? समीना ने बिना देर किए महल का रुख किया। उसके दिल में बेचैनी थी, पैर कांप रहे थे, मगर उम्मीद थी। कई दिन का सफर करके आखिरकार वह शाही महल के दरवाजे पर पहुंची। सिपाहियों ने पहले उसे रोका, मगर जब उसने ऐलान का हवाला दिया तो उसे दरबार में ले जाया गया। बादशाह, शहजादा, साहिल और चांदनी सब मौजूद थे। समीना ने रोते हुए अदाब किया और कहा, बादशाह सलामत शहजादे, ये लड़की शायद मेरी ही बेटी है। 21 बरस पहले मजबूरी और डर की वजह से मैंने अपनी चौथी बच्ची को दरिया में बहा दिया था। मेरा शौहर बेटियों से नफरत करता था। उसने धमकी दी थी कि अगर बेटी हुई तो मुझे और मेरे बच्चों मार देगा। मैंने अपनी गोद से बच्ची को अलग किया और उस रात मेरा दिल भी मर गया। आज जब मैंने सुना कि जंगल से एक लड़की मिली है जिसकी उम्र 21 बरस है, तो मेरे सीने में उम्मीद की लौ जली। मुझे यकीन है कि यह वही है मेरी खोई हुई बेटी। पूरा दरबार खामोश हो गया। बादशाह की आंखों में फिर आंसू भर आए। शहजादा साहिल ने चांदनी की तरफ देखा। चांदनी की आंखें भी नम हो चुकी थीं। उसके दिल में जैसे भूली बिसरी यादों की परछाई उभर रही थी। मैना चिड़िया पास बैठी बेचैन होकर पंख फड़फड़ा रही थी, जैसे उसे पता हो कि यह औरत ही चांदनी की असली मां है। दरबार की हवा भारी थी। समीना की बातें सुनकर हर कोई सन्न रह गया। चांदनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर समीना के पास जाकर कहा, अम्मी। यह एक लफ्ज सुनते ही समीना की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से चांदनी को गले से लगा लिया। दोनों की रुलाई पूरे महल में गूंज उठी। बादशाह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब इस मामले का फैसला होना चाहिए। जिसने यह जुल्म किया है उसे सजा मिलनी ही चाहिए। आदेश जारी हुआ और फौरन ही सिपाहियों को शकील यानी समीना के शौहर को बुलाने भेजा गया। कुछ ही दिनों में शकील को पकड़कर दरबार में लाया गया। अब उसकी उम्र 55 साल हो चुकी थी। चेहरे पर कठोरता, आंखों में वही पुरानी हठधर्मी, मगर बाल सफेद हो चुके थे। जब उसे बांधकर दरबार में लाया गया तो उसने इधर उधर घूर कर कहा, मुझे क्यों बुलाया गया है? बादशाह गरजे, शकील, तूने अपनी बीवी पर बेटियां जनने का इल्जाम लगाया, उसे सताया, उसे धमकाया और चौथी बच्ची को जिंदा रहते दरिया में बहा देने पर मजबूर किया। यह तेरा जुर्म है। आज वही बच्ची जिंदा है और तेरे सामने खड़ी है। यह सुनकर शकील की आंखें फैल गईं। उसने अविश्वास से चांदनी की तरफ देखा। यह मेरी, मगर चांदनी ने मुंह फेर लिया। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत और आंसू थे।
बादशाह ने गुस्से से कहा, ऐसे आदमी को जो अपनी औलाद से नफरत करे, जो औरत पर जुल्म करे, उसे माफ नहीं किया जा सकता। शकील, तेरे लिए यही हुक्म है। तुझे उम्र कैद की सजा दी जाती है ताकि तू अपनी बाकी जिंदगी तन्हाई में अपने जुर्मों का बोझ ढोता रहे। सिपाहियों ने तुरंत उसे पकड़कर कैद खाने की तरफ ले गए। उसकी आंखों में अब भी नफरत की आग थी, मगर उसके जुर्म उसके पैरों की बेड़ियां बन चुके थे। फिर बादशाह ने समीना की तरफ देखा। उनकी आवाज नरम हो गई। औरत, तू मुजरिम नहीं है। तेरी मजबूरी को हम समझते हैं। तुझे माफ किया जाता है। समीना की आंखों से राहत के आंसू बह निकले। उसने कहा, मेरी बेटी आज जिंदा है और इज्जत के साथ जी रही है। अब मेरा सिर झुका नहीं, ऊंचा हो गया। अब सच सामने आ चुका था। शकील अपनी सजा भुगतने चला गया। समीना को उसकी बेटी मिल गई और चांदनी अब वह सिर्फ जंगल की झोपड़ी की लड़की ना रही, बल्कि सल्तनत की बहू और शहजादा साहिल की हमसफर बन चुकी थी। महल के एक कोने में हकीम साहब चैन से बैठकर अपनी बेटी की खुशियां देखते और एक ऊंची खिड़की पर बूढ़ी मैना चिड़िया अब भी अपनी आंखों में वही सुकून लिए उसे देख रही थी, जैसे कह रही हो, मेरा काम पूरा हुआ। अब यह बच्ची महफूज है। और इस तरह वह बच्ची, जिसे कभी दरिया में बहा दिया गया था, आज महल की शहजादी बन गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।